पोप फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ने के कारण उनके इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस अभी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर दिक्कतों से जूझ रहे हैं और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं। अब सवाल ये है कि इस पद से अगर वो इस्तीफा देते हैं तो इस पद पर चुनाव कैसे होगा। आज हम आपको बताएंगे पोप का चुनाव कैसे होता है, क्या है मामला। बता दें कि पोप फ्रांसिस की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें रोम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें निमोनिया हुआ है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं इस उम्र में उनकी तबीयत को देखते हुए भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वह अपने पद से इस्तीफा देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि पोप का चुनाव कैसे होता है और वो इस्तीफा कैसे देते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं पद। बता दें कि पोप यानी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं। वहीं इस पद से इस्तीफा देने की प्रक्रिया को रेन्यूशिएशन कहा जाता है। नियमों के मुताबिक पोप को अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय स्वेच्छा से लेना होता है। बीते इतिहास में देखा गया है कि पोप ने यह निर्णय आमतौर पर स्वास्थ्य, उम्र या अन्य व्यक्तिगत कारणों से लिया है। अब सवाल यह है कि आखिर पोप अपने पद से इस्तीफा कैसे देते हैं। जानकारी के मुताबिक पोप को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए औपचारिक घोषणा करनी होती है। इसके लिए पोप को लिखित घोषणा करनी होती है। वहीं इसे कैनन लॉ यानी चर्च के कानून के अनुसार तैयार किया जाता है। इस लिखित घोषणा में पोप अपने इस्तीफे का कारण और तारीख स्पष्ट रूप से बताते हैं। कैसे होता है नए पोप का चुनाव। अब सवाल ये है कि इस्तीफे के बाद नए पोप का चुनाव कैसे होता है। बता दें कि पोप के इस्तीफे के बाद कार्डिनल्स की एक बैठक बुलाई जाती है जहां नए पोप का चुनाव किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कार्डिनल्स कौन होते हैं। बता दें कि कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सबसे उच्चतम रैंक वाले पादरी होते हैं। ये पोप के सबसे करीबी सलाहकार और चर्च के प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बता दें कि इन्हें चर्च का राजकुमार कहा जाता है। इसके अलावा ये दुनिया भर में धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेते हैं। कार्डिनल्स बनने के बाद उन्हें खास लाल रंग की टोपी दी जाती है जिसे बेरेटा कहा जाता है। ये उनके बलिदान और निष्ठा का प्रतीक होता है। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में 230 कार्डिनल्स हैं। कहाँ होता है वोटिंग। बता दें कि नए पोप के लिए वोटिंग वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में होती है। वहीं वोटिंग के दौरान 80 वर्ष से कम आयु के कार्डिनल्स को वोट देने का अधिकार होता है। वोटिंग और बैठक की पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है। इस दौरान कार्डिनल्स को बाहरी दुनिया से संपर्क करने की अनुमति नहीं होती। अब बात यह है कि डॉक्टर उनकी हालत को स्थिर बता रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार पोप शायद ही बच पाए। हाल ही में पोप ने भी अपने करीबियों से कहा है कि उन्हें डर है कि शायद इस बार बच ना सकूं। पोप का अंतिम संस्कार कैसे हो। नवंबर 2024 में इसको लेकर एक नियम तैयार किया गया था। खुद पोप फ्रांसिस ने इस पर आखिरी मोहर लगाई थी। इसमें माना जा रहा है कि पोप फ्रांसिस का नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोप की मृत्यु की घोषणा कैमरेलेंगो, वेटिकन का एक वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। वेटिकन का यह अहम पद वर्तमान में आयरिश मूल के कार्डिनल केविन फेरेल के पास है। पहले पोप की मृत्यु होती थी तो पार्थिव शरीर को काफी देर तक खुले में रखा जाता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत ऐसा नहीं होता। मृत्यु के तुरंत बाद उनके शरीर को ताबूत के अंदर रखना अनिवार्य है। पहले 3 ताबूत रखे जाते थे, लेकिन अब उसे खत्म कर दिया गया है। ताबूत में पोप के शरीर को रखे जाने के बाद ही आम नागरिक दर्शन कर सकेंगे। पोप के निधन पर 9 दिनों का शोक मनाया जाएगा। इस कब्र में दफनाने की प्रक्रिया होगी पूरी। आमतौर पर पोप के निधन के बाद उन्हें सेंट पीटर के एक कब्र में दफनाया जाता रहा है, लेकिन पोप फ्रांसिस ने अपने जीते जी इस नियम को बदलवा चुके हैं। अब पोप का अंतिम संस्कार किसी भी कब्र में हो सकता है। मैक्सिकन प्रसारक के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, पोप फ्रांसिस अपना अंतिम संस्कार रोम के सांता मारिया मेगिगोर बेसिलिका कब्र में चाहते हैं। कहा जाता रहा है कि अंतिम संस्कार के दौरान पोप की इस इच्छा को पूरी की जा सकती है। दफन के वक्त कब्र में सिक्के रखे जाते हैं, हालांकि यह जरूरी नहीं है। दफन के वक्त 1000 शब्दों का एक दस्तावेज तैयार किया जाता है जिसमें उनके कार्यकाल का जिक्र होता है। यह काम इतिहास को सहेजने के लिए किया जाता है।